मरीजों का हाल देखकर सबका दिल घबराता है, लेकिन वो डॉक्टर ही है जनाब जो हर चीज संभालता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रख्यात गैस्ट्रो सर्जन से, जिनका नाम है डॉक्टर विपुल कंडवाल। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार कंचन जी। सबसे पहले मैं आपका और यह कंचन शो का थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ आज जो पर्पस है, जो आपने कहा स्वास्थ्य, और इस स्वास्थ्य को आप सबके बीच में शेयर कर सकूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। Thank you. डॉक्टर साहब, आप उत्तराखंड के निवासी हैं और यहीं पे बतौर गैस्ट्रो सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जानना चाहेंगे आपके शुरुआती दिनों के बारे में, कैसे आपने शुरुआत की? बिल्कुल, बहुत अब क्योंकि समय बीतता है कहते हैं, और समय दोनों फोल्ड होते हैं, लो भी होते हैं, हाई भी होते हैं। तो चूँकि आज कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आप जैसे लोगों के माध्यम से, तो अपनी थोड़ी पास्ट हिस्ट्री बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर विपुल दत्त कंडवाल है और मैं मूल निवासी यमकेश्वर ब्लॉक का हूँ, और जो पौड़ी ज़िले में आता है। और जो आपने कहा कि डॉक्टर का मेरा ये शुरुआती रुझान कहाँ रहा, तो बचपन में जब मैं अपने दादा के साथ सोता था कंचन जी, तो दादा की एक इच्छा थी कि परिवार में कोई एक डॉक्टर होता तो वो गांव में कुछ सेवा दे पाता। आप भी समझते हैं कि हमारे इस उत्तराखंड क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाओं की जो स्पेशलिस्ट की है, वहाँ पे थोड़ा अभाव है। तो उन्होंने देखा कि उस चीज़ के अभाव में हर 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 इंसान, जो पहाड़ का इंसान है, वो चाहता है कि उस अभाव को कैसा दूर किया जाए। तो वैसे ही दादा अपने पोते को, ये कॉमन सा अपना वो है कि दादा के साथ पोता क्लोज होता है, और उस दौर में जब मैं दादा के साथ सोता था तो दादा हर रात को या कभी कभी ये चीज़ का जिक्र ज़रूर करते थे कि परिवार में एक डॉक्टर होता तो शायद मेरे गांव की कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करना। तो वो मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त कंडवाल जी, जो मेरे दादा हैं, वो मेरे इंस्पिरेशन मॉडल रहे, और उन्हीं के वही सपनों को जो चाहते थे उसको मैंने एक दिन सोचा कि पूरा करूं, और उसके लिए मैंने ये मेडिकल का एक फोरम चूज़ किया, डिसाइड किया, अपने मन से कहा कि आगे चल के क्यों ना मैं एक डॉक्टर बन के अपने प्रदेश में, जो उत्तराखंड मेरा प्रदेश है, वहाँ पे कुछ सेवाएं दे सकूं। जी डॉक्टर साहब, आज भी मेडिकल लाइन में काफ़ी बच्चे आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं, तो जब आपने अध्ययन किया था उस दौर में और आज के समय में आपको क्या अंतर महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सही बताऊं, जिस समय, आज से मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो उस समय मेडिकल की अपॉर्चुनिटी कम थी, मतलब सीटें कम थी। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप मानिएगा कि 20 साल में बहुत चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि जहाँ पहले 100 सीट थी, अब वहाँ 500 हुई हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत चेंजेस आए हैं। जो पहले, अब जो हमारी नई करिकुलम संस्था है, जिसको हम नेशनल मेडिकल काउंसिल बोलते हैं, उसने बहुत चेंजेस लाए। पहले ये था कि पहले हम कुछ चीज़ थी जो बस रट्टू तोते की ओर से पढ़ते थे। अब टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है, मानिएगा आप कि मैं रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट में गया था जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम का देखा, तो उनके जो मॉडल्स हैं वो अप टू डेट कि मानिएगा आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, हम बोलते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड है। तो अब जो करिकुलम बच्चा पढ़ रहा है, वो करिकुलम ही इज एट पार की जो अमेरिकन साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। तो हमारे भारतीयों को भी, बच्चों को भी वो चीज़ सीखने में प्लेटफॉर्म सिमिलर मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप गैस्ट्रो सर्जन हैं और गैस्ट्राइटिस की बीमारी काफ़ी आम है और सभी को होती है, तो इसके बारे में जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, गैस्ट्राइटिस, जिसको हम नॉर्मली एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो भी प्रॉब्लम है, ये मूलभूत, ये मैं कहूँगा कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम जो है ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड आज हो गई है। तो गैस्ट्राइटिस का भी मैं अगर कंचन जी बात करूं, तो मैं बेसिक बोलता हूं कि मैं इसमें 4 S को इंक्लूड करता हूं।
पहला एस है स्पाइस, मतलब खान पीन। अगर खान पीन के आजकल आप देखें, पहले मैं बोलता था, पहले इंसान जाता था तो हलवाई की दुकान पे रबड़ी मलाई खाता था। आजकल क्या है, देहरादून जहाँ पे हम हैं वहाँ मोमो चाउमीन का कल्चर आ रहा है और उसके साथ लाल चटनी वटनी का कल्चर आ रहा है। तो मैं किसी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज़ बुरी है, लेकिन हाँ, इस खान पीन से रिलेटेड हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम जो हम अपनी पॉपुलेशन में देख रहे हैं, जो स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप मानिएगा मेरे पास ग्रामीण क्षेत्र से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कम देखता हूँ। ये मैं वहाँ देखता हूँ जहाँ पे स्पाइस, आप जो मैं दूसरा बोलता हूँ स्मोकिंग, तीसरा शराब, और चौथा जो कॉमन है वो स्ट्रेस। वो बच्चा हो तो उस पर पढ़ाई का स्ट्रेस, एल्डरली हो उस पर काम का स्ट्रेस। तो इन सब चीज़ों का एक जो साइड इफेक्ट है वो गैस्ट्राइटिस के रूप पे है। जी डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोपैरेसिस भी एक बीमारी है जिसमें पेट बहुत जल्दी जल्दी खाली होता है, तो ये क्यों होता है, क्या इसके कारण है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, तो जैसे आपने पूछा तो उसके मेडिकल कॉज भी है और सर्जिकल कॉज भी है। सर्जिकल कॉज गैस्ट्रोपैरेसिस कभी कभी हम कैंसर पेशेंट्स में देखते हैं, लेकिन कॉमनली कैंसर में नहीं देखते। हम नॉर्मली जो गैस्ट्रोपैरेसिस देखते हैं वो मेडिकल कॉजेज में देखते हैं। हम रूल आउट करते हैं कि कोई किडनी की बीमारी तो नहीं, कोई एसोसिएटेड ब्लड डायबिटीज स्टेटस कैसा है पेशेंट का, और लिवर से कोई रिलेटेड इश्यू तो नहीं। अगर ये सब पहले क्लियर हो जाए फिर अकॉर्डिंगली उस ट्रीटमेंट का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी एक बीमारी है जो कि छोटी आंत और पेट के बीच में सूजन आ जाता है, तो ये क्यों होता है और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं? बिल्कुल, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोला जाए तो नॉर्मली टर्म पे लूज मोशन जो हमारी नॉर्मल पब्लिक बोलती है। तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो प्रॉब्लम है वो मेनली इन्फेक्टिव और दोनों हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब लूज मोशन जो होते हैं, तो अगेन जैसे आपने कहा कि लूज मोशन में अगर कोई आया तो इन्फेक्टिव है कि इन्फ्लेमेटरी है, दोनों चीज कॉज हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के। तो कॉमनली हम जो देखते हैं वो इन्फेक्टिव देखते हैं, और इन्फेक्टिव का नॉर्मली जो है वो खान पीन से रिलेशन है। इंसान अपना खान पीन ठीक रखे और हाइजीनिक और साफ़ सुथरा, मैं नहीं कहता कोई बड़ा खाना खाना है, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी बनाएं आपके बर्तन सही से धुले हों, आपके हाथ आप जब खाएं तो उन दूषित हाथों से ना खाएं, हैंड वॉश रेगुलर, हैंड हाइजीन मैं बोलूँगा, और स्वस्थ खाएं, ताज़ा खाएं और कम खाएं। और डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी को स्टमक फ्लू भी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो स्टमक मतलब दोनों है कि मैंने जो बताया आपको कि हम इन्फेक्टिव वाले को स्टमक फ्लू बोलते हैं कंचन जी। अब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मतलब आंतों की कुछ बीमारियां होती हैं जो आफ्टर डायग्नोसिंग कुछ जांच करा के हम पता करते हैं। अब एक बीमारी है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, आपने सुना होगा, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। तो जब अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई हमारा पेशेंट आता है तो वो भी लूज मोशन लेके आता है। लेकिन इन्फेक्टिव गैस्ट्रोएंटेराइटिस और अल्सरेटिव गैस्ट्रोएंटेराइटिस में फ़र्क ये होता है कि अल्सरेटिव वाला जो पेशेंट है वो कहता है कि मैंने मोशन में ब्लैकपन देखा। वो ब्लैकपन मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लड का उसमें मोशन में मिक्स है। तो उसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मतलब अगर आपको कुछ भी इश्यूज हैं तो उसको स्वयं उसका इलाज ना करें, किसी पड़ोसी से पूछ के ना करें, अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार राय जरूर ली जाए। और डॉक्टर साहब, कैंसर की यदि बात करें तो स्टमक कैंसर भी काफी बढ़ रहे हैं इनके केसेस भी, और पुरुषों में ज्यादा ये दिखाई देते हैं, तो इसका क्या कारण है? नहीं, जो आपने कहा बढ़ इसलिए रहे हैं कि अब डायग्नोसिस हो रहा है जी। अगर ओवरऑल फिर ये बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ नहीं रहा। क्या हो रहा है कि कैंसर अब पता चल जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें कि सर्वाइवल 1947 जो लास्ट ईयर का है कि 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एवरेज लाइफ एक इंसान की थी वो समवेयर अराउंड 52 या 54 साल थी। और लास्ट ईयर जो हमारा सेंसस आया उसमें है कि एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ अब 70 साल से ऊपर हो गई है। तो ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ा है। तो उस सर्वाइवल में बढ़ने में क्या है कि पहले कोई जांच हमें पता नहीं चल पाती थी, पहाड़ों में या कहीं भी दूरदर्श क्षेत्र में ना इंसान को ये पता चल पाता था कि उसे शुगर है, ना ब्लड प्रेशर का जो रक्तचाप है उसके बारे में पता चल पाता था। लेकिन अब कैंसर का पता चल जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो कॉमनली हम एंडोस्कोपी या अपर जीआईस्कोपी बोलते हैं वो कॉमनली कोई छोटी जगह पे भी अब हो पाती है।
तो अगर कोई सिम्टम्स जो आप कह रहे हैं, जो कि एसिडिटी का, गैस्ट्राइटिस का भी सिम्टम्स लाता है, हम उसमें अलार्मिंग कुछ चीज़ मानते हैं कि कुछ अलार्मिंग है। मेरे फिर आपके शो के थ्रू जो सुन रहे हो, तो अलार्मिंग में ये होता है कि मेरे पास एक 55-60 साल के बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब एसिडिटी होती है, और साथ में उन्होंने अगर ये भी कहा कि मेरा पिछले 2 महीने में 5 किलो वजन कम हुआ है, तो वो एक अलार्मिंग साइन मानते हैं। और डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से मुंह में छाले होते हैं उसी प्रकार से पेट में भी छाले हो जाते हैं, तो वो किस कारण से होते हैं? जॉर्डिनल अल्सर्स जो हम बोलते हैं, पेट के छाले हों। पेप्टिक अल्सर? हाँ, पेप्टिक अल्सर। जी, जी। तो पेप्टिक अल्सर्स का भी मेन कारण खान पीन है। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें खान पीन, हैबिट, और जिसमें आपकी, मैं कहूँगा कि पूरे दिन का नॉर्मली, अब आजकल जो हम टर्म देख रहे हैं, मेरे पास पेप्टिक अल्सर्स के वो पेशेंट, यंग क्राउड वो आ रहा है जो आईटी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। मैं पूछता हूँ तुम्हारा जॉब, वो कहता है सर मैं अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरी जॉब रात के 10 बजे चालू होती है, सुबह 7 बजे तक हो रही है। तो वो जो एक साइकिल चेंज हो रही है, वो एक कारण है। और फिर आप मानिएगा आपकी जो हमारा दिन इंडिया में बना है, तो उसमें हम खाने को डिवाइड कर रखा है कि नाश्ता होगा, लंच होगा, डिनर होगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा सिनेरियो उसका चेंज हो रहा है कि वो उसका डिनर, उसका नाश्ता हो रहा है। और तो ये बहुत कारण है जो एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर जो हम बोल रहे हैं, कि खान पीन, और दूसरा जो एसोसिएटेड स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी एक बिगेस्ट फैक्टर है। जी। और डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जाता है कि कभी काफ़ी लोगों में कि जब वो कहीं घूमने जाने होते हैं या सफ़र का ध्यान रखते हैं, और तभी उनका पेट में वो गुड़गुड़ होना, हाँ, और पेट घूमना शुरू हो जाता है, तो ये कैसे रिलेटेड है? ये कॉमनली है। ये सब हमारा एक सर्कुलेशन है जो हमारा ब्रेन कहलाता है। ये जैसे आपने कहा घूमना नहीं, आप याद करिए कि एग्जाम से पहले जो होता था, जब तक पेपर ना आ जाए उससे पहले टॉयलेट जाने का बहुत मन करता था। तो आज भी जब कोई आता है एग्जाम से पहले, तो मैं उसको यही समझाता हूँ, भाई तू पढ़ा हुआ है इसलिए तुझे एंग्जाइटी हो रही है, अगर पढ़े हुए नहीं होते तो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं हो रही होती। तो इसका नॉर्मली वही मैंने आपसे कहा कि देखिए ना, कि हमारा एज अ डॉक्टर, आप मानिएगा, आप लोग सब कहते ही हैं, और हमारा भी स्ट्रेसफुल काम है। मैं अगर रोज मानिएगा आप, मेरा इंटरेक्शन कम से कम 200-250 लोगों से होता है, और मैं कहता हूँ जिससे इंटरेक्शन होता है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस, मैंने भी ऑपरेट करे हुए कुछ पेशेंट होते हैं, कोई सिक होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये एक एडेप्टेशन है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी वॉक करूँ। तो ये अडेप्टेबिलिटी वाली बात है कि आपको एंग्जाइटी से जितना दवाई से अवॉइड कर सकें। मैं तो अपने पेशेंट को ये समझाऊंगा कि स्ट्रेस इंड्यूस में फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपका परिवार, आपके माता पिता, वाइफ, बच्चे, तो ये बैलेंस करते हुए अगर चलेंगे तो इन प्रॉब्लम से दवाई जितनी अवॉइड करी जा सके, अनलेस अनटिल प्रूवन कि आपको मेडिकली किसी ने कहा है दवाई खाने के लिए। अगर सिर्फ ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो मेरा फिर अगेन सबसे यही निवेदन है कि एडेप्टेशन करिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करिए, ताकि इन प्रॉब्लम से दूर आ जा सके। जी डॉक्टर साहब, अभी अपने दवाइयों के माध्यम से स्ट्रेस कम करने की बात की। काफ़ी लोग आज के दौर में देखा जाता है कि मोटापा कम करने के लिए दवाई खा रहे हैं, और उससे फिर उनका ब्लोटिंग हो जाता है, या तब साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं। मैं बेरियाट्रिक, मतलब मोटे लोगों को पतला करने वाली सर्जरी भी करता हूं। तो बेरियाट्रिक में हम बीएमआई मानते हैं, हम मॉर्बिड ओबीस मानते हैं कि मॉर्बिड ओबेसिटी में, देखिए ना, मोटापा एक लेवल के बाद बुरी चीज़ है, तो वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। लेकिन अगर मेडिकल टर्म में कहूँ कंचन जी, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी, तो मानिएगा आप कि वो तो कोई ना कोई क्वैक अगर कोई खा रहा है दवाई, तो वो गलत दवाई खा रहा है। तो पहली चीज़, अगर वेट लॉस करना है तो आपको उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। जी डॉक्टर साहब, संतुलित आहार और बैलेंस डाइट के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, हमेशा कहा गया, योर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, लंच शुड बी लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर शुड बी लाइक अ बेगर। जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा, ये मैंने नहीं, मेरे दादाओं के टाइम से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उल्टा होता जा रहा है कि लोगों का, क्योंकि सुबह टाइम नहीं, दिन टाइम नहीं, तो रात का खाना हैवी है। जब हैवी खाने के बाद एकदम से आप बिस्तर पे सो रहे हैं, तो इसीलिए मेन रूप है कि अपना जो दिनचर्या है उसमें एक बैलेंस मील खाएं। एडल्ट के लिए हमेशा बोला जाता है कि 1300 से 1500 किलो कैलोरी खाना खाएं। उस खाने में फल हों, सब्जियां हों, दाल रोटी, दाल में प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स का सेवन असेंशियल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का बैलेंस्ड हो, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और ब्रेकफास्ट और लंच के समय एक अच्छा मतलब मील लें, और शाम के 6-7 बजे के बाद जितना उस मील को आप अवॉइड कर सकें उतना
बेटर है फॉर अ नॉर्मल स्लीप। अगर आप मानिएगा आपकी, अगर आपका, मैंने ये देखा है कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपका दिन अच्छा हमेशा रहता है। अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब कहते हुए खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसका क्या लॉजिक है? अब खैर नॉर्मली बोला जाता है कि जब हम खाना खाते हैं जी। तो एब्जॉर्प्शंस होते हैं खाने में, जी। लेकिन हमारे बॉडी को जो भी चीज चाहिए उसका रूट खाना है। तो खाना एक ऐसा पेट्रोल है, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जी। तो स्टमक में एब्जॉर्प्शंस होते हैं, तो अब जैसे खाना स्टमक में है तो तब तक उतना टाइम स्टमक को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि तेजी से कुछ चीज मत करिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर अवॉइड करा जा सके उस फूड को उतने दिन रहने दीजिए, ताकि स्टमक में से एब्जॉर्प्शन जो जो उसके गुड कंटेंट हैं, मिनरल्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, ताकि वो बॉडी एब्जॉर्ब कर ले और अच्छी चीज को अपने पास स्टोर कर ले। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि सुबह उठ के हमें 1-2 लीटर पानी पीना चाहिए, तो लेकिन ये हर किसी के लिए तो फिट नहीं बैठता, नहीं, क्योंकि बिल्कुल, किडनी पेशेंट होते हैं, बिल्कुल, उनके लिए तो बिल्कुल, नुकसान बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप क्या ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये चीज एसोसिएट, मेरे पास हमारे कुछ कार्डियक के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, और जो आपने कहा कि जिनको ओवरलोड नहीं करना चाहिए, तो ये हैबिट्स कुछ हैं। देखिए ना, पानी पीना अच्छी बात है, तो जो भी आप कर रहे हो, मैं पानी पीने के लिए कभी बुराई मैं उसके, लेकिन इसका भी वेरिएशन है। अब लोग क्या करते हैं कि जाड़ों में भी उतना ही पानी पीते हैं और गर्मियों में उतना नहीं। बैलेंस ये होता है कि जाड़ों में क्योंकि बॉडी में से देखिए ना पसीने वसीने कम आते हैं, तो विंटर्स में स्पेशली बुजुर्ग, लंग्स वाले, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट में स्टंट या छल्ले पड़े हुए हैं, या किडनी जो डिसऑर्डर आपने कहे, तो इनको बैलेंस करके चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, उनके बारे में भी पूछना चाहूंगी, जो महिलाएं और किशोरियां मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो दूध पी लेती हैं सिकाई के लिए, लेकिन फिर वो ब्लोटिंग हो जाती है और तकलीफ उनको गैस की उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। उनके लिए क्या कहना देखिए ना, चाहते हैं? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अगर किसी को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, वही कहूंगा कि ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा, क्योंकि ये कहते हैं ना, हमारे देश में अभी भी महिलाओं में थोड़ा सा इसको एसोसिएटेड डॉक्टर्स तक पहुंचना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो भी आपने कहा, पहली चीज ये है कि अगर किसी को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है कंचन जी, हमें उसका डायग्नोसिस करना जरूरी है। भले ही वो 14-15 साल की एज में हो रहा है या वो 45-50 साल की एज में हो रहा है, तो पहले एसोसिएटेड एल्डरली में हम रूल आउट ये करना चाहते हैं कि इसके पीछे कोई कैंसर, कोई एंडोमेट्रियल कैंसर या यूट्रस का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर तो नहीं। पहली चीज ये रूल आउट करनी जरूरी है, रादर देन ये सोचें कि हम गर्म पानी की बोतल रख लेंगे और हमारी ब्लोटिंग कम हो जाएगी। तो उसके लिए मिनिमल स्कैन्स, और आज मानिएगा आप कि मैं ये कहूँ कि ये अल्ट्रासाउंड होना बहुत ही आसान चीज है। अगर डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। डॉक्टर साहब, गैस का जो दर्द है वो सीधा मस्तिष्क में पहुंचता है, और वो सर दर्द का भी कारण होता है, तो ये कैसे रिलेटेड है? नहीं, आप देखिए ना, किसी को भी कोई बीमारी होगी तो वो लाइफ का जो हमारा सर्कल है, विशियस सर्कल जो डे का बना हुआ है, उसको खराब करता है। अगर किसी को तेज बुखार आएगा तो मानिएगा आप, रात को अगर आ रहा है तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, और जब स्लीप डिस्टर्ब कुछ भी चीज होगी, हमारा मानेगा आपकी, कहते हैं ना कि मैंने अपने ऊपर देखा है कि अगर मेरी 6-7 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही, साउंड स्लीप नहीं है, तो अगले दिन मुझे एसिडिटी, बदहजमी जो हम कहेंगे, चिड़चिड़ापन, या पेट कॉन्स्टिपेटेड हूं, तो ये चीजें प्रॉब्लम रहती हैं कि सर दर्द होना। तो उसके लिए जो बेसिक है कि जो भी कॉज है, रूट कॉज, अगर वो पैथोलॉजिकल नहीं है, पैथोलॉजिकल मतलब अगर कोई बीमारी नहीं, अब मानिएगा हमारे पहाड़ में फीमेल्स बहुत गैस की प्रॉब्लम लेके आती हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि उनका इसका कारण गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो पहली चीज ये कि हम ये देख लें कि हमारे शरीर के अंदर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना चल रही हो। डॉक्टर, अभी आपने पथरी स्टोन की बात की, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे पेट में पथरी है? हाँ, गुड, अच्छा क्वेश्चन। कॉमन प्रॉब्लम है, मानिएगा आप, हमारे पहाड़ की डिस्पेप्टिक जो हम बोलते हैं, बिलियरी कोलिक बोलते हैं, तो नॉर्मली इसका मेन कारण होता है कि आपको ना जो खट्टी डकार, जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जो आपको ब्लोटिंग, अपर एब्डोमिनल ब्लोटिंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसी अपर पेट का फूलना, स्पेशली राइट साइड में अपर एब्डोमेन का, अपर पेट का फूलना, और खट्टी डकार या थोड़ा मोटा कुछ भी पेन हो रहा है खाने के बाद या खाने से पहले, तो अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार संपर्क करें। और ये एक मिथ है कि लोग कहते हैं पथरी है तो बियर पीजिए और बियर से पथरी साफ हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल सही कहा कि अभी भी मेरे पास लोग आते हैं, लेकिन फिर चैनल आपका मिला है। नॉर्मली ये बोला गया कि हमारे पास 2 गुर्दे हैं, और एक गुर्दे में अगर पत्थर आता है
तो क्या होता है कि उसका फंक्शन दूसरा गुर्दा ओवरटेक करता है। जी। अब अभी भी अगर किसी के स्टोन होता है किडनी में या उसका कहीं फंसा होता है, दर्द में हमारे पास आता है, तो हर जना ये कहता है कि ज़्यादा पानी पियो। नहीं, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी भी बोला जाता है कि इसको 3 लीटर पानी पिएगा तो पेशाब कर, नहीं। अगर मानिएगा जिस गुर्दे में पत्थर अटकता है तो उसकी फंक्शनिंग कम होती है। जब उसकी फंक्शनिंग, वो अगर 100% काम कर रहा था बिना पत्थर के, अगर वो 50% पे आया, अब उसका जो अपोजिट गुर्दा है वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूं, तो वो 150 फंक्शनिंग करता है। अब आप ओवरलोड करते हो, पानी ज्यादा पीते हो, तो ये 150 काम कर रहा था, ये तो बेचारा काम नहीं कर रहा। अब ये 150 की जगह आप इसको और ओवरलोड करते हो, इससे कहते हो कि 200% काम कर। तो ये सब मिथ है कि बियर पीने से पत्थर निकल गया। ये सब मिथ है। हाँ, अगर कुछ छोटा मोटा पत्थर हमें लगता है कि गुर्दे में रुका है तो हम मेडिकल थेरेपी देते हैं। उस मेडिकल थेरेपी से हम कोशिश करते हैं कि निकल जाए। और डॉक्टर साहब, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, अमूमन देखा जाता है, हम उनसे सुनते हैं कि वो तभी फ्रेश हो पाते हैं जब वो स्मोक करें। और जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? ये सब हमारे, आप मानिएगा आप ना कि भाई घर से निकलते हैं तो मैं पूजा करके निकलता हूँ, मुझे लगता है कि पूजा करने के बाद मेरे पेशेंट जल्दी ठीक होंगे। तो कुछ चीज़ धारणाएं हमने अपने दिमाग में बांध ली हैं। तो ये सब, अब मैंने जैसे कहा आपसे कि मैं पूजा करता हूँ या अपने भगवान को मानता हूँ, तो वो कोई अच्छी प्रैक्टिस है। मुझे नहीं लगता कि, मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं 2 पैग या ड्रिंक करके आता हूँ तो मेरे पेशेंट ठीक होंगे। तो हैबिट्स कोई भी करें तो वो अगर अच्छी हैबिट है तो उसका पालन करें। और डॉक्टर साहब, कुछ लोग दही और रायता खाने के शौकीन होते हैं रात में भी, तो उससे फिर दिक्कत होती है, तो आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, कि हाँ देखिए ना, मैं दही और रायता, खट्टा, इस चीज को, ये जो सिस्टम है, इसके लिए थोड़ा सा अवॉइड, जितना अवॉइड करा जा सके। मैं रादर मैं कहता हूँ लोगों से कि दही का, जब तक उजाला है, उजाले से पहले आप दही खा रहे हैं तो वो अच्छा है, और उजाले के बाद तो जितना कम खाएं उतना आपके शरीर के लिए, आपके जीआई सिस्टम के लिए उतना बेटर चीज है। जी, तो डॉक्टर साहब, चलते चलते बस एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए कि हम अपने पेट को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ कि लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें। आप सही टाइम पे उठें, सही टाइम पे सोएं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। और अगर आप सही टाइम पे उठ रहे हैं और सही टाइम पे सो रहे हैं तो मानेगा आप कि आपकी 50% अपने जीआई सिस्टम पे जीत है। और बाकी जो बचा 50, उसमें उस दौरान जो खाएं, तो नाश्ता और लंच नॉर्मल मील करें। डिनर को, जो रात का खाना है, उसको जितना लाइटर रखें और जितना अर्ली रखें, आप मानिएगा आपको कभी किसी गैस्ट्रो को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आपसे भेंट वार्ता करके बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये वाला एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह बहुत पसंद आया होगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में खुशी अगर आपको पानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ज़रूरी है, और कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान डॉक्टर विपुल कंडवाल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।